हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम करेंगे पीपीएमईटी के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है, देखिए पीपीएमईटी का जो एग्ज़ाम है वो किस लिए किया जाता है, वो किया जाता है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के द्वारा। उस एग्ज़ाम को देने का हमारा मकसद क्या है बेटा, उसको एग्ज़ाम को देने के लिए हमें नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए देना पड़ता है एग्ज़ाम। उसके लिए हम आज देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे हम बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, फंडामेंटल के क्वेश्चन, न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चंस। हम इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हैं और इनका ये आंसर क्यों है। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपनी थ्योरी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पीपीएमईटी के एग्जाम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग बाय, यानी कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो नॉन लिविंग से किस तरीके से अलग है। उनके अंदर हमें ये बताना है कि इनके अंदर कौन सा ऐसा फीचर है जो लिविंग के अंदर होगा या नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ एंड मूवमेंट, तीसरा है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट और चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस। तो चलो मैं आपको टाइम देता हूं बच्चों, बताइए क्या होगा ऑप्शन। क्वेश्चन पे ध्यान से फोकस कीजिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिस्टिंग्विश होता है, यानी सेपरेट होता है, डिफरेंशिएट होता है नॉन लिविंग से। ठीक है, इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। आपका बेटे खुशबू, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, चलिए आज देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन लिविंग के क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है उनके अंदर बेसिक क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या विशेषताएं देखने को मिलेगी। सबसे पहला, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर किससे बना होगा, सेल से। कैसा स्ट्रक्चर होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि किससे बना होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल से बना होगा। दूसरा, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे एनर्जी फॉर्म करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल होती है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस में देखने को मिलेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। चलिए, तीसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिएक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें मूवमेंट भी देखने को मिलती है, मूवमेंट के साथ साथ हमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है। ग्रोथ के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट। क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होती है फिजिकल क्वांटिटी या फिर आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। और जबकि डेवलपमेंट का आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्सिसिटी का बढ़ना। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका हाइट और वेट बढ़ता है, उसे तो हम कह सकते हैं ग्रोथ। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस वैसे वैसे उसके कॉग्निटिव फंक्शन, जो मेंटल फंक्शन है, उसकी सोचने की उसकी सोचने की क्षमता, उसकी किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने की क्षमता, ठीक है, जो डेवलपमेंट है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, वो जब डेवलप होती है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। अगला, एक्सक्रीशन। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन से वेस्ट बन रहा होगा। अगर वेस्ट बन रहा होगा तो बेटा वो एक्सक्रीट भी हो रहा होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, बॉडी से वेस्ट का बाहर निकालना। उसके अलावा लाइफ एंड डेथ। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो बना होगा, उसे लाइफ मिली होगी। अगर वो बना है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एक पीरियड ऐसा भी आएगा जब उसका लाइफ स्पैन खत्म होगा तो उसकी डेथ भी होने वाली है। ठीक है, उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। कैसा होता है, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो वो उससे इंटरेक्ट करता है।
अगर कोई भी चेंज आता है, चेंज इन स्टिमुलाई, चेंज इन स्टिमुलाई, अगर कोई भी स्टिमुलाई में चेंज आता है तो उस चेंज को क्या करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है बच्चे? रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉन लिविंग के, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, चलो नॉन लिविंग में सबसे पहले, जैसे इसमें लिविंग में सेलुलर स्ट्रक्चर था, नॉन लिविंग में सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, सेल से बना नहीं होगा नॉन लिविंग। दूसरा, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। एनर्जी की ज़रूरत उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस से होती है, और मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है उसके लिए क्या चाहिए हमें? हम सांस लेते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। क्या नॉन लिविंग थिंग्स को ये चीज़ चाहिए? नहीं चाहिए। दूसरा, रिप्रोडक्शन रिएक्शंस क्या नॉन लिविंग में देखी जाती है? नहीं देखी जाती। क्या नॉन लिविंग में मूवमेंट देखी जा सकती है? ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट नहीं देखी जाती। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी नॉन लिविंग के अंदर ज़्यादातर नहीं देखी जाती, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन प्रोड्यूस नहीं करती। लाइफ और डेथ नहीं होती नॉन लिविंग थिंग्स में, और ना ही वो रिस्पॉन्सिव होती है। चलो अब हम अपने क्वेश्चंस पे दोबारा आते हैं। सबसे पहला, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करना है हमने नॉन लिविंग थिंग से। एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या इसका आंसर रिप्रोडक्शन हो सकता है? इसका आंसर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसका रीजन है कि रिप्रोडक्शन रिएक्शन जरूरी नहीं है हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं भी होता है, नॉन लिविंग के अंदर तो नहीं होता, लेकिन हम यहाँ लिविंग की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिल्कुल ही क्या है कि जो नहीं है एक दूसरे में, ठीक है। तो सबसे पहला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस में प्रेजेंट नहीं होता बेटे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता? सबसे पहले बात करें तो म्यूल्स और वर्कर बीज। म्यूल्स और वर्कर बीज जो है बेटा, म्यूल्स और जो वर्कर बीज है उनके अंदर रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरा, ग्रोथ एंड मूवमेंट की बात करें तो ग्रोथ की अगर बात करें, ग्रोथ तो जैसे पहाड़ों की, क्रिस्टल्स की भी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ग्रोथ तो आपको क्रिस्टल्स की भी मिल जाएगी, ग्रोथ आपको हिल्स की भी मिल जाएगी। मूवमेंट की बात करें तो रिवर्स मूवमेंट करती है, तो इसका मतलब है मूवमेंट भी नहीं है इसका, मूवमेंट रिवर्स भी करती है, मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। आगे बात करते हैं इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। अगर इंटरेक्शन इन इन्वायरमेंट की बात करूं मैं तो हाँ, लिविंग बींग्स इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी अपने इंटरेक्शन करते हैं इन्वायरमेंट से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ जैसे फायर है, फायर इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन फायर क्या करती है? रिएक्ट करती है अपने इन्वायरमेंट से। अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो फायर उतना ज़्यादा बर्न करेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं बोलूँ बेटा कि मशीन्स होती है, जो मशीन्स भी अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करती है, किस तरीके से वो फंक्शनिंग करती है। लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एक अकेला ऐसा ट्रेट है जो केवल और केवल किन में पाया जाता है? ये केवल और केवल पाया जाता है लिविंग थिंग्स में। किस में पाया जाता है? लिविंग थिंग्स में। तो ये याद रखना, इसका आंसर क्या होगा बेटे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस याद रखना, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस यूनिवर्सल ट्रेट है, यूनिवर्सल ट्रेट जो किस में पाया जाता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इसकी खास बात सुनो, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, हम रिस्पॉन्सिवनेस को कॉन्शियसनेस या फिर इरिटेबिलिटी भी कह सकते हैं, इरिटेबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, फॉर एग्जांपल प्लांट्स भी क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे कि प्लांट्स अपना फेस किस तरफ कर लेते हैं? जिस साइड उन्हें सनलाइट मिलती है उस साइड ग्रो करना चालू करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स भी फेस करते हैं किसको? फेस टुवर्ड्स सनलाइट। अगर प्लांट्स को जिस साइड सनलाइट मिलती है, प्लांट्स भी अपना फेस उस तरफ कर लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिवनेस आपको किसके अंदर मिलेगी? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगी। और एक ऐसा ट्रेट है यूनिवर्सल ट्रेट। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखना है
कि आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था बेटा कि इसमें से डिस्टिंग्विश कौन सा है, यानी कि इसमें ये बताना था कि लिविंग थिंग जो है, ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग थिंग से किस तरीके से अलग है। आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है लिविंग में, ये बात सच है, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं भी मिलता है, लेकिन ये बात भी सच है कि सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे म्यूल्स और वर्कर बीज है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, उसके अलावा ग्रोथ एंड मूवमेंट आपको नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी दिख जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस केवल और केवल किसके अंदर दिखती है, लिविंग थिंग्स के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, और ये है ए सेंट्रोजोम इज फाउंड इन द, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से लिया गया है, यानी बायोलॉजी के सेल वाले पार्ट से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ए सेंट्रोजोम इज फाउंड इन द, सेंट्रोजोम नाम का एक स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शंस है क्रोमोसोम्स में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में। बताइए आपका क्या आंसर होगा बच्चों। क्या बेटे आपने क्या बोला, क्रोमोसोम्स, ठीक है। आपका सेंट्रोजोम्स कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे सेंट्रोजोम। क्या पूछा हमसे, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम समझने से पहले ये समझो, जो हमारा सेल होता है, सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, हाँ या ना। उसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनलीज होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनलीज होते हैं। हमसे पूछा है सेंट्रोजोम, तो सबसे पहले बात सुन लो, सेंट्रोजोम क्या है, इट इज एन सेलुलर ऑर्गेनली। ये भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनली है। सेंट्रोजोम भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली का मतलब है ये भी एक स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर पाया जाता है, सेल्स के अंदर पाया जाता है। सेंट्रोजोम कहाँ पे पाया जाता है बेटे, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो पूरा का पूरा सेल है, उसके अंदर जितने भी सेलुलर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, जो धसे हुए हैं सेल्स के अंदर फ्लूइड में, साइटोसॉल में, उसे हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। जो हमारा सेंट्रोजोम है वो भी एक सेल ऑर्गेनली है। ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में भी कहाँ पाया जाता है, नियर द न्यूक्लियस। किसके पास पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का दिखता है। सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर होता है बेटे, जी दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोजोम। क्या कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, सेंट्रोजोम। जो सेंट्रोजोम होता है वो किससे बना होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से। तो हर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल किससे बना होता है बेटा, सेंट्रियोल बना होता है छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं सिलेंड्रिकल मैनर में, उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल एक दूसरे के कैसे प्रेजेंट होते हैं, राइट एंगल पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। तो अगर और डिवाइड करें, सेंट्रियोल किससे बना होता है, ऐसी छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स से। क्या बोलते हैं इन्हें, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले छोटा क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मिलके क्या बनाएंगे, सेंट्रियोल मिलके बनाएंगे सेंट्रोजोम। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि सेंट्रोजोम कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले तो सेंट्रोजोम क्या है, सेल ऑर्गेनली है। सेंट्रोजोम कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में भी कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियस। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा बना होता है बेटे, स्ट्रक्चर बना होता है सेंट्रियोल्स जो होते हैं, जब दो सेंट्रियोल राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल किससे बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। कैसे अरेंज है माइक्रोट्यूब्यूल, सिलेंड्रिकल मैनर में। कैसे अरेंज है, सिलेंड्रिकल। तो यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ना,
यहाँ पे पाया जाएगा सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास। अब ये न्यूक्लियस के पास क्यों प्रेजेंट है और हमारे सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम का क्या काम होता है वो सुनिए। अगला है फंक्शन। तो सेंट्रोसोम क्या काम करता है? सेंट्रोसोम मेन यूनिट है किसके लिए बेटे? स्पिंडल फाइबर्स के लिए, या फिर आप बोल सकते हो माइटोटिक स्पिंडल के लिए। किसके लिए? माइटोटिक स्पिंडल के लिए। सेंट्रोसोम है जो वो मेन पार्ट है फॉर माइटोटिक स्पिंडल अरेंजमेंट। माइटोटिक स्पिंडल अरेंजमेंट के लिए मेन पार्ट का क्या मतलब है? जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर बेटे क्या आती है? पूरी सेल साइकिल चालू होती है, अलग अलग फेजेस आते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स जब एक बीच लाइन में क्या होते हैं बेटे? इक्वेटोरियल प्लेन में हम उन्हें लाइन करते हैं, तब सेंट्रोसोम क्या करते हैं? सेंट्रोसोम जो फाइबर्स होते हैं, कौन से फाइबर? माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स। उन फाइबर्स को किससे अटैच करते हैं? सेंट्रोसोम से। और ये फाइबर्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को अलग अलग, यानी कि जब भी सेल डिवाइड होता है उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या काम करता है? मेन पार्ट है किसका? माइटोटिक स्पिंडल अरेंजमेंट का। और ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये किसके मदद करते हैं बेटे? इस क्रोमोसोम के सेपरेशन में मदद करते हैं। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। कब करते हैं बच्चे? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो ये याद रखना, सेंट्रोसोम क्या था? एक सेलुलर ऑर्गन ही था। किस काम आता है? सेल डिवीज़न के दौरान काम आता है। किससे बना होता है? सेंट्रियोल से बना होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए, अब हम जाते हैं दोबारा से क्वेश्चन पे, ठीक है? तो देखते हैं कौन सा सही है। सबसे पहले दोबारा, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? कहाँ पाया जाता है? अभी हम पढ़ के आए हैं। क्रोमोसोम्स में पाया जाता है? नहीं। क्रोमोसोम को तो सेपरेट करने में मदद करता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है? नहीं। न्यूक्लियस के नियर पाया जाता है। और न्यूक्लियस के बाहर कौन सा प्रेजेंट था बेटे? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट था? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आंसर क्या होगा हमारा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ ड्यूरिंग। तो सबसे पहले तो ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या है वो सुनना। एक सेल होते हैं बेटा, उस सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या पास होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप कह सकते हो डीएनए मटेरियल। तो क्रोमोसोम्स का नंबर कब आधा हो जाता है? ठीक है, तो यहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं, माइटोसिस, मियोसिस 2, मियोसिस 1 और फर्टिलाइजेशन। तो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कितने नंबर होता है उनका, और वो हाफ कब होते हैं, कौन सी प्रोसेस के अंदर होते हैं? चलिए पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मियोसिस 1 आपका आंसर। आपका क्या है बच्चे? मियोसिस 2। आपका मियोसिस 2। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। सबने ज्यादातर आंसर किसे दिया है? मियोसिस को ही। मियोसिस 1 या 2। माइटोसिस के साथ कोई नहीं गया, ठीक है? और ऑप्शन सारे के सारे कौन से दिए हुए? सेल डिवीजन के। तो सबसे पहला सेल डिवीजन। देखो, सेल अपनी संख्या किस तरीके से बढ़ाते हैं? सेल अपना नंबर बढ़ाते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस से। सेल डिवीजन दो प्रकार की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। अच्छा, क्वेश्चन अभी तो सिर्फ ये पूछा है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। अगर कभी मान लो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो माइटोसिस है वो कौन से सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, मियोसिस कौन से सेल्स के अंदर देखने को मिलता है? चलिए बताइए, आइडिया लगाइए। माइटोसिस जो रिएक्शन है, मैं सिंपल सा बोलता हूं, माइटोसिस के अंदर क्या होता है? वन मदर सेल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। कि एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती हैं? दो डॉटर सेल बनती है। एक मदर सेल थी, उससे दो डॉटर सेल्स बन गई। ये है माइटोसिस, ठीक है? और मियोसिस के अंदर क्या होता है? एक मदर सेल होती है, उससे 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है एंड में, ठीक है?
तो चलिए बताइए कि जो माइटोसिस की रिएक्शन है वो कौन से बॉडी के सेल्स में देखने को मिलती है, मियोसिस की कौन से बॉडी सेल्स में देखने को मिलती है? माइटोसिस किस में मिलती है? माइटोसिस रिएक्शन सीन इन सोमैटिक सेल्स, किस में देखने को मिलती है? सोमैटिक सेल्स में। जबकि जो मियोसिस रिएक्शन है किस में देखने को मिलती है? सीन इन सेक्स सेल्स, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म एंड ओवम, ये इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था, माइटोसिस और मियोसिस चलो हम पढ़ रहे, क्वेश्चन ये था क्रोमोसोम का नंबर कौन सी स्टेज में हाफ हो जाता है। सबसे पहले आती है माइटोसिस। क्या आती है? माइटोसिस। माइटोसिस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सेल्स की अगर मैं बात करूं, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हुए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, या मैं बोलूंगा 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46। ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 23n, या फिर मैं लिखूंगा 2n। ठीक है, n की जगह क्या आएगा बेटे? 23। तो यानी कि दो सेट्स प्रेजेंट होते हैं 23 क्रोमोसोम के। टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46 क्रोमोसोम। अब इस 46 क्रोमोसोम में ध्यान से सुनना, जब भी मिटोसिस वाला प्रोसेस होगा, मिटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो हमेशा 2n से 2n ही होगा बेटे डिवीजन। ठीक है, यानी कि मिटोसिस प्रोसेस के अंदर जब एक सेल्स डिवाइड करती है, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल फॉर्म करती है, तो उनका क्रोमोसोम्स का जो डिवीजन होता है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा माइटोसिस के अंदर? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग में, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स थे? 2n मान के चलिए, 2n यानी कि 46। कितने थे? 46। तो इसका मतलब ये है कि जब माइटोसिस की प्रोसेस एंड होगी तो लास्ट में जो दो नए डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? 2n आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस होता है दो स्टेजेस के अंदर। सबसे पहला होता है मियोसिस 1 और दूसरा कौन सा होता है? मियोसिस 2। मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सिंपल वही बात, एक सेल होती है सबसे पहले, उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटे? दो सेट्स के अंदर होते हैं 2n। लेकिन मियोसिस 1 के अंदर वो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ। 2n से कितने बनते हैं बेटा? n। यहाँ पे देखो, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम 2n से स्टार्ट हुए थे, जब सेल डिवाइड हो जाते हैं लास्ट में सेल के पास भी कितने रहते हैं? 2n। ठीक है, जबकि मियोसिस के अंदर क्या होता है? जो 2n था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? n के अंदर, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ। और मियोसिस 2 के अंदर अब जो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका है, वो हाफ का कितना रहता है बेटे? सेम ही रहता है। ठीक है, अब इसका मतलब है क्रोमोसोम्स का नंबर कौन सी स्टेज में हाफ हुआ है? माइटोसिस के अंदर तो क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इक्विटेबल, कि पहले अगर 46 क्रोमोसोम थे, 2n थे, तो जब लास्ट में डिवीजन होगा तब भी 2n और 2n ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मियोसिस के अंदर आप ध्यान दोगे तो मियोसिस के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस 1 के अंदर रिडक्शनल डिवीजन, या फिर आप बोल सकते हो रिडक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। रिडक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? रिडक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अगर किसी को नहीं आए तो एक बार अच्छे से समझो। देखो, मान लो कोई एक सेल है बेटा, इस सेल के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23, या फिर हम बोलते हैं 46 क्रोमोसोम है। क्या बोलते हैं? 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स अ सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि आप ये ट्रिक याद रखिएगा, 1 सेंट्रोमियर इक्वल्स टू 1 क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम। अब ये 1 सेंट्रोमियर इक्वल्स टू 1 क्रोमोसोम क्या है?
तो देखो जब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है, ग्लू की तरह काम करने वाला एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर आपको एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ भी देखने को मिल सकता है और एक्स शेप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसे अलग अलग काउंट नहीं करते, चाहे सिंगल थ्रेड के साथ हो चाहे डबल थ्रेड के साथ हो, एक्स शेप के साथ हो, हम इसे एक ही सेंट्रोमियर काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, एक ही सेंट्रोमियर काउंट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, यानी कि होगा क्या, सबसे पहले एक सेल था, सबसे स्टार्टिंग से सुन लो, माइटोसिस में के अंदर क्या हुआ, एक सेल था, उसके पास कितने क्रोमोसोम थे, 23 पेयर्स, या फिर कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे। इसका मतलब है कि कितने सेंट्रोमियर थे इसके पास, 46 सेंट्रोमियर थे। कितने सेंट्रोमियर थे, 46। क्लियर है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर बेटे अगर हम बात करें सेल साइकिल के हिसाब से, सेल साइकिल में अलग अलग फेज आते हैं। G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है, ठीक है, और G0 फेज आता है। ठीक है, अगर हम बात करें G1 फेज यानी ग्रोथ फेज की, तो ग्रोथ फेज के अंदर क्या करते हैं, सेल्स मैच्योर करते हैं। एस फेज के अंदर क्या करते हैं बेटा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। G2 फेज के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए, और उसके बाद G2 फेज के बाद क्या हो जाता है बेटे, एम फेज। कौन सा फेज आता है, एम फेज। एम फेज कौन सा फेज होता है, माइटोटिक फेज। ठीक है, दोबारा सुन लो, सेल साइकिल के अंदर क्या होता है, एक सेल ग्रो करता है बेटे इन अलग अलग फेजेस के अंदर, और लास्ट में जब पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है बेटे, डिवाइड हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है, उसका माइटोटिक फेज आता है। तो स्टार्टिंग से सुनना, सबसे पहले एक सेल था, सेल के पास कितने क्रोमोसोम थे, 46। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जिनके अंदर सेंट्रोमियर थे, और कितने सेंट्रोमियर थे, 46 थे। तो 46 सेंट्रोमियर मतलब 46 क्रोमोसोम्स थे। अब G1 फेज आया तो ये सेल क्या हुआ, मैच्योर हुआ, ग्रो हुआ। S फेज आया तो S फेज के अंदर क्या हुआ, जो ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, जिनके अंदर सेंट्रोमियर बेटे सेंट्रोमियर से अटैच थे, इन्होंने क्या बनाया बेटे, इन्होंने रेप्लिकेट किया। क्या किया इन्होंने, सिंथेसिस ऑफ डीएनए की, जो डीएनए पहले था ऐसे इन्होंने सिंथेसिस किया नया। तो इन्होंने सिंथेसिस किया, तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिला है, अब पहले सिंगल थ्रेड की जगह अब डबल थ्रेड यानी एक्स शेप स्ट्रक्चर्स मिले इस तरीके से। पहले क्या थे, सिंगल थ्रेड स्ट्रक्चर्स थे, उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, सेंट्रोमियर। क्या प्रेजेंट था, सेंट्रोमियर। पहले सेंट्रोमियर कितना था, 46 था, तो 46 क्रोमोसोम बोलते थे हम। अब क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं है, सेंट्रोमियर का नंबर सेम है, बस क्या हो गया है, जो जेनेटिक मटेरियल था, जो स्ट्रैंड्स थे, जो क्रोमैटिड्स थे, उन्होंने अपनी क्या बना लिया, रेप्लिकेट करके कॉपी बना ली है। और वो भी किससे अटैच है, वो भी सेंट्रोमियर से अटैच है। किससे अटैच है, सेंट्रोमियर से। अब सेंट्रोमियर से अटैच तो है, लेकिन अब सेंट्रोमियर कितने ही है, अब भी 46 ही सेंट्रोमियर है। कितने सेंट्रोमियर है, 46। लेकिन पहले क्या था, पहले था अनरेप्लिकेटेड डीएनए। अनरेप्लिकेटेड मतलब जिसको रेप्लिकेट नहीं किया था। लेकिन एस फेज के अंदर, एस फेज कौन सा फेज होता है बेटे, सिंथेसिस फेज। कौन सा फेज होता है, सिंथेसिस फेज के अंदर क्या हो गया है, हमने डीएनए को रेप्लिकेट करा है, और रेप्लिकेट करने की वजह से क्या हुआ बेटे, रेप्लिकेट करने की वजह से यहाँ से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई है बेटे, एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होता है, ड्यूरिंग माइटोसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस। अब माइटोसिस के दौरान क्या होता है बेटा, माइटोसिस के दौरान ये सारे के सारे जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एक सीधी लाइन में अरेंज हो जाते हैं, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेंट्रोजोम, वो अपने स्पिंडल फाइबर की मदद से, एक तो राइट साइड होती है और एक लेफ्ट एंड पे होते हैं, तो अपने स्पिंडल फाइबर की मदद से दो स्ट्रैंड अटैच है ना सेंट्रोमियर के साथ। अब अपने फाइबर्स की मदद से क्या करते हैं, एक एक स्ट्रैंड को पकड़ के रखते हैं, और क्या करते हैं बेटे, इसको डिवाइड कर देते हैं स्ट्रैंड्स को। तो एक स्ट्रैंड किसके साथ चली जाती है बेटे, राइट साइड के साथ, और एक स्ट्रैंड चली जाती है लेफ्ट साइड के साथ। तो इससे क्या होता है बेटे, इससे होता ये है कि दोनों सेल्स ने क्या करा, एक एक स्ट्रैंड्स को इक्वली डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने से होगा क्या बेटा, पहले कितने क्रोमोसोम थे सबसे स्टार्टिंग में, 46 थे।
उनका रेप्लिकेशन हुआ, फिर भी कितने थे, 46 ही थे। अब उनको सेपरेट किया गया। जब सेपरेट करा गया तो बेटे अब जब ये सेल्स अलग अलग होंगे सेपरेट करने के बाद, तो सेपरेट इसी से कराए ना बेटे, डबल स्ट्रैंड आपस में जुड़े थे, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड हो गए। तो जब सिंगल सिंगल स्ट्रैंड हो गए, सबसे स्टार्टिंग में भी सिंगल स्ट्रैंड थे, कितने थे, 46 थे। अब भी सिंगल स्ट्रैंड होंगे, अलग अलग होंगे बेटे, 46 डबल पेयर से सिंगल सिंगल होंगे, तो अब भी 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब माइटोसिस में बेटा सीधा सीधा क्या होता है, 2n से 2n, ठीक है, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। और आप इस पे जेनेटिक मटेरियल पे मत जाना, आप सिंपल याद रखना सेंट्रोमियर का नंबर सेम है। अगर सेंट्रोमियर का नंबर सेम है तो मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर भी क्या है, सेम है। इफ देयर वर 46 सेंट्रोमियर्स देन 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद भी कितने सेंट्रोमियर है, 46, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड वाला भले ही उसके पास हाफ डीएनए कंटेंट है, लेकिन काउंट उसे एक क्रोमोसोम ही किया जाता है। याद रहेगा बेटा, ठीक है। चलो, लेकिन अगर मैं बात करूं ना मियोसिस की, तो मियोसिस 1 में मैंने बोला था बेटे रिडक्शनल डिवीजन, हाफ हो जाते क्रोमोसोम। वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा था, सेल्स के बीचों बीच क्या हो रहे थे, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे थे, सीधी लाइन में अरेंज हो रहे थे, फिर उन्हें सिंगल स्ट्रैंड्स को अलग कर लिया गया। लेकिन मियोसिस के अंदर इक्विटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मियोसिस के अंदर इक्विटोरियल प्लेन में नहीं अरेंज होते वो। मियोसिस के अंदर क्या होता है, 23 पेयर्स के अंदर अरेंज होते इस तरीके से। तो मियोसिस के अंदर सेपरेशन किस प्रकार से होता है, मियोसिस के अंदर सेपरेशन सिंगल स्ट्रैंड का नहीं होता। मियोसिस के अंदर 23 जो क्रोमोसोम है, डबल एक्स जो शेप है, एक्स शेप है, वो अलग हो जाते हैं। 23 एक साइड चले जाते हैं और 23 एक साइड चले जाते हैं। तो कितने क्रोमोसोम थे पहले, 46। अब कितने चले गए अलग अलग होकर, 23। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2n से n हो गया, यानी रिडक्शन हो गया। मियोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ ड्यूरिंग, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ कब होता है, मियोसिस 1। क्या आंसर होगा इसका बेटा, मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा उसकी भी बात कर लेते। मियोसिस 2 के अंदर नंबर सेम रहेगा बेटा, क्योंकि जब हाफ हुआ था मियोसिस 1 के अंदर कितना नंबर हो गया था, 23। तो मियोसिस जब 2 होगा ना, तो उसके अंदर 23 से 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे, यानी n2n, ठीक है। और माइटोसिस के अंदर क्या होता है बेटा, इक्विटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, 2n से 2n। लेकिन अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, ठीक है, मेल गैमेट होगा प्लस में फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट यानी कि मेल से स्पर्म आएगा, स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, हमने पढ़ा था ना मियोसिस किसके अंदर होता है, सेक्स सेल्स के अंदर। तो मेल कितने लाएगा, 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल कितने लाएगी, 23 क्रोमोसोम्स। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कितने क्रोमोसोम जाएंगे बेटा, 2n, एक नॉर्मल सेल के बराबर, ठीक है, 46 क्रोमोसोम। तो आंसर ये भी नहीं होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन था बेटे, क्रोमोसोम्स हाफ कब होते हैं, मियोसिस 1 के दौरान। कब होते हैं हाफ, मियोसिस 1। नेक्स्ट, ए प्लांट सेल विदाउट ए सेल वॉल इज कॉल्ड ए, मतलब एक प्लांट सेल है बेटा, अगर उसमें से सेल वॉल हटा दी जाए तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बाकी ऑप्शंस को स्टडी करते हैं, इसका क्या आंसर नहीं हो सकता और क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो, हम इसको देखते हैं सबसे पहले, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। चलो, न्यूक्लियोप्लाज्म आंसर नहीं है वैसे इसका। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बेटे, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म तो क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और ये फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगर हम बात करें एक्सप्लांट की, एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट डज एक्सप्लांट मीन्स, नो, सोचो, व्हाट डज एक्सप्लांट मीन्स। एक्सप्लांट का मतलब होता है एक जगह से लेकर के एक प्लांट के सैंपल को दूसरी जगह पे क्या करना, इम्प्लांट करना, ठीक है। तो एक्सप्लांट क्या है, इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले प्लांट सेल विदाउट ए सेल वॉल। अब ध्यान से सुनो,
हमने जो नॉर्मली सेल पढ़ा है, सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम बात करें ना किसकी? प्लांट सेल की। किसकी बात करें बेटा? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल होते हैं बेटा, उस सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। सेल की आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या कहते हैं बेटा? सेल वॉल। तो इसी के बारे में बोला गया है कि अगर एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल्स की दो कवरिंग होती है। एक तो होती है कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक थिक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। अगर वो सेल वॉल को हटा दिया जाए, और कैसे हटा दिया जाए, कैसे रिमूव कर दिया जाए? एंजाइम्स की मदद से, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। तो वो जब हट जाएगी तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? प्रोप्लास्ट। प्रोप्लास्ट कोई वर्ड नहीं होता बेटे। कौन सा ऑप्शन बचा है? अकेला प्रोटोप्लास्ट। क्या बचा है बेटा? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट ये याद रखना, ऑल लिविंग सेल मटीरियल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, कि जितना भी सेल का लिविंग मटेरियल है, यानी सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जितना भी सेल के अंदर लिविंग मटेरियल है, वो सारा का सारा मटेरियल बिना सेल वॉल के क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाता है? क्या आंसर होगा बेटा इसका? प्रोटोप्लास्ट। क्या आंसर होगा सीधा सीधा बेटा इसका? प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट, कार्डियक मसल सेल्स जो है आर डिफरेंट फ्रॉम वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इन दैट दे आर, यानी कार्डियक मसल सेल्स डिफरेंट है वॉलेंट्री मसल से। किस रिस्पेक्ट में? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ देखो क्या पूछा है? कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स यानी हार्ट की मसल्स। ठीक है, वो डिफरेंट है किससे? वॉलेंट्री मसल से। कौन सी मसल से? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है बेटा अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। देखो, जिन मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव कर पाए उनको क्या बोलते हैं बेले? वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं उन्हें? वॉलेंट्री मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो है डिफरेंट कैसे है वॉलेंट्री मसल्स से? ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स यानी कि वो मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। ऑप्शंस क्या है बेटा? स्मूथ मसल्स, या फिर वॉलेंट्री, या है स्टीरिएटेड, या फिर ऑप्शन है बेटा इनवॉलेंट्री। ठीक है, चलो अब इसको एक बार देखते हैं। कार्डियक मसल्स और वॉलेंट्री जो मसल्स है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें टिश्यूज़ की। जो कार्डियक मसल है वो एक टाइप का टिश्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू की। बहुत ईजी टॉपिक। टिश्यू किससे बनता है बेटे? ग्रुप ऑफ सेल्स से, जो सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो टिश्यूज होते हैं बेटा चार मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चार मेन टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो क्या करता है? किसी भी ऑर्गन की आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है। दूसरा कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कौन सा टिश्यू होता है? मसल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? मसल टिश्यू। अगला कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू। कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या बनाता है बेटे? कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में फैला हुआ टिश्यू है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। मसल टिश्यू की बात करें, मसल्स क्या काम करते हैं बेटे? मसल्स क्या काम करते हैं? मसल्स हमारे मूवमेंट में, प्रोपल्जन में, ठीक है, इनमें काम करते हैं। और मसल्स हमारे कौन से फंक्शन करते हैं बेटे? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसल्स क्या करते हैं? फोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है, और जब मसल्स फोर्स जनरेट नहीं करते तो उस फेज को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। ये दो सेल्स होते हैं, इससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती है ना वो फॉर्म होती है इनसे।
तो हमने क्या पढ़ना है इसमें, मसल टिश्यू की बात करनी है क्योंकि कार्डियक मसल का टॉपिक आया है, ठीक है। तो देखते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कितने टाइप की होती है? 3। सबसे पहला होता है कार्डियक मसल, इसी के बारे में हमसे पूछा था। दूसरा कौन सी मसल्स होती है बेटे? स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तीसरी कौन सी होती है बेटा? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? सबसे सिंपल, प्रेजेंट इन हार्ट। कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन हार्ट। जो स्केलेटल मसल्स होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? अटैच टू बोन्स, बोन से अटैच होती है, अटैच टू बोन्स। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? जो बाकी का बच गया एरिया बेटे, हार्ट और किसके अलावा, बोन्स के अलावा जो बाकी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? स्मूथ मसल्स। अच्छा, सबसे पहले कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी बेटा? कार्डियक मसल्स की शेप की। कार्डियक मसल दिखती कैसी है? कार्डियक मसल की जो अपीयरेंस होती है ना बेटे, कुछ इस प्रकार की अपीयरेंस होती है, ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचेस की तरह। कैसी शेप होती है बेटा इसका? ब्रांच्ड प्रोसेसेस। कैसी शेप होती है? ब्रांच्ड प्रोसेसेस। लेकिन अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल की कैसी शेप होती है? सिलेंड्रिकल शेप। कैसी शेप होती है? सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप। और स्मूथ मसल्स की कैसी शेप होती है? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। आगे, जो कार्डियक मसल्स होती है क्या हमारे कंट्रोल में होती है? नहीं होती। इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें? इनवॉलेंट्री। क्या कहते हैं इन्हें बेटा? इनवॉलेंट्री। क्या हम अपने हार्ट की मसल्स को कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से रुको, बीट करो? नहीं कह सकते। कार्डियक मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो क्या होती है ये? इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? वॉलेंट्री। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इन्हें भी क्या कहते हैं हम? इनवॉलेंट्री। चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ स्मूथ मसल्स का। स्केलेटल का तो पता है आपको, स्केलेटल बोन से अटैच है, कार्डियक हार्ट के पास है। स्मूथ मसल्स का जो हमारा जीआईटी है बेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर कौन सी मसल प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स। या फिर हमारी ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर कौन सी मसल्स प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स। हम अपनी ब्लड वेसल को भी नहीं कह सकते कि ब्लड को मूव करो, आगे मूव करो, पीछे मूव करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, मत करो। अपनी मर्जी से काम करती है बेटा स्मूथ मसल्स भी। कैसी मसल्स होती है? इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री का मतलब होता है अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। और बात करते हैं, जो कार्डियक मसल्स होती है ना, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं बेटा? 1 से 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, 1 से ज़्यादा ही न्यूक्लियस होते हैं। कैसी होती है स्केलेटल मसल्स? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती है वो कैसी होती है? यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक ही न्यूक्लियस होता है, वो भी कहाँ अटैच होता है बेटे? सेंट्रली प्लेस्ड होता है। उसके बाद बात करें, जो कार्डियक मसल्स है उनके ऊपर आपको इस तरीके का आपको धारीदार पैटर्न मिलेगा। इसको हम बोलते हैं स्टीरिएशंस या फिर स्टीरिएटेड अपीयरेंस, स्टीरिएटेड अपीयरेंस। और ये पैटर्न किस वजह से मिलता है? ये पैटर्न मिलता है बेटे प्रोटीन की अरेंजमेंट की वजह से। मसल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं, कौन से? एक्टिन और मायोसिन, जो थिक और थिन बैंड बनाते हैं, उनकी वजह से हमें स्टीरिएटेड अपीयरेंस आती है। किस में प्रेजेंट होती है? ध्यान से सुन लो, कार्डियक मसल्स में स्टीरिएटेड अपीयरेंस प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल्स के अंदर भी स्टीरिएटेड अपीयरेंस प्रेजेंट होती है। कैसी अपीयरेंस प्रेजेंट होती है? स्टीरिएटेड अपीयरेंस प्रेजेंट होती है। इसके अंदर भी आपको लाइनिंग यानी कि धारीदार पैटर्न मिलेगा। और ये धारीदार पैटर्न आता भी क्यों है? किसकी मदद से आता है? एक्टिन और मायोसिन की वजह से आता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी बेटा? स्मूथ मसल्स की। किसकी बात करें बेटे? स्मूथ मसल्स के अंदर किसी तरीके की कोई स्टीरिएशंस नहीं होती, नॉन स्टीरिएटेड। कैसी होती है बेटा ये? नॉन स्टीरिएटेड।
चलो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि मसल्स 3 टाइप की होती है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा पूछा था कि कार्डियक मसल, अच्छा कार्डियक मसल खुद कैसी होती है, अभी हम पढ़ के आते हैं इनवॉलेंट्री। कैसी होती है? इनवॉलेंट्री ब्रांच प्रोसेस होती है। कैसी होती है? हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हर्ट के पास प्रेजेंट है, ब्रांच प्रोसेसेस होती है, स्टीरिएटेड होती है। आगे पूछा है कार्डियक मसल डिफरेंट कैसे वॉलेंट्री मसल से? कैसे डिफरेंट है? क्योंकि वॉलेंट्री मसल्स क्या है? अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, लेकिन कार्डियक मसल्स क्या है? इनवॉलेंट्री है। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री आंसर इसलिए नहीं होगा, वॉलेंट्री का मतलब होता है अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल इज डिफरेंट मसल, और स्टीरिएटेड का मतलब क्या होता है बेटे? धारीदार स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्टीरिएटेड आंसर क्यों नहीं है? कार्डियक मसल तो थी स्टीरिएटेड, कार्डियक मसल तो थी स्टीरिएटेड, लेकिन जो वॉलेंट्री मसल है, वॉलेंट्री मसल कौन सी मसल बेटे? स्केलेटल। स्केलेटल मसल भी तो स्टीरिएटेड थी, स्टेरिएटेड मसल भी स्टीरिएटेड थी, इसलिए इसका आंसर स्टीरिएटेड नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो स्केलेटल मसल्स भी क्या थी? स्टीरिएटेड थी। आंसर क्या होगा? इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन डिसोसिएशन और कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन हैज अ, देखो इसके अंदर एक कर्व होता है बेटा, वो कर्व किसको बताता है? मैं आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। वो कर्व दर्शाता है कि कितने % ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। तो उसका जो कर्व है उसकी शेप कैसी होती है? पैराबॉलिक शेप होती है, स्लोप होती है, सिग्मॉइड शेप होती है, या स्ट्रेट लाइन होती है? शाबाश, सिग्मॉइड शेप होती है। अब देखते हैं इसके अंदर ये कर्व किस तरीके का दिखता है और क्या पूछा गया है हमें। ठीक है, सबसे पहले ये देखो बेटा, एक बार मैं आपको कर्व इमेज दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा इस कर्व पे ध्यान दो। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस कर्व का नाम होता है बेटे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या नाम होता है इस कर्व का? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व के अंदर ना हम 2 एक्सिस चेक करते हैं। एक एक्सिस होता है बेटे एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस होता है वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस बेटे? वाई एक्सिस। छोटा करते थोड़ा स्ट्रक्चर। एक एक्सिस तो कौन सा है बेटे? एक्स एक्सिस, और दूसरा कौन सा है बेटे? वाई एक्सिस। यहाँ पे ऊपर कौन सा होगा? वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है बेटे उसकी तरफ क्या है बेटा? उधर हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखिए 20, 40, 60, 80। ये किसकी वैल्यूज लिखी हुई है? ये लिखी हुई है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है हमारे ब्लड के अंदर, यानी हमारे ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके बाद है बेटे साइड में जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ जो ये लिखी हुई है 20, 40, 60, 80, जो नीचे लिखी हुई थी बेटे पार्शियल प्रेशर PaO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बेटे किस में लिखी जाती है? mmHg में। किस में लिखी जाती है? mmHg। नॉर्मली रेंज कितनी होती है बेटे? 80 से 100 mmHg। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसकी यूनिट होती है बेटे mmHg, और जो बेटे वो पार्शियल प्रेशर का जो नॉर्मल लेवल है ऑक्सीजन का वो कितना होता है? 80 से 100। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसका मतलब है हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी वैल्यू की? SpO2 की, कि कितना % ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अलावा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बेटे? सैचुरेशन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सैचुरेशन भी बढ़ेगा।
इसकी जो शेप आती है, अगर आप इसकी शेप को ध्यान दोगे, इसकी शेप आती है एस शेप, एस शेप स्ट्रक्चर बनता है, और एस शेप को ही बेटे क्या बोलते हो, सिग्मॉइड शेप। क्या बोलते हो, सिग्मॉइड शेप। तो O2 डिसोसिएशन जो कर्व है उसकी शेप कैसी होती है, सिग्मॉइड शेप। कैसी कर्व होती है, सिग्मॉइड शेप का कर्व होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ये जो सिग्मॉइड शेप का जो कर्व है, ये कर्व की जो लाइन है बेटा, ये एस शेप की लाइन, ये लाइन आगे की तरफ भी क्या हो सकती है बेटे, डिस्प्लेस हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। अगर आगे की तरफ शिफ्ट होगी तो हम क्या बोलेंगे, देखो ये कौन सी साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अगर इस साइड ये शिफ्ट होगी तो हम इसको बोलेंगे राइट साइड शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट। और अगर ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगी बेटे इस साइड, तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड शिफ्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट। अब ये राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन कौन से केस में शिफ्ट होती है वो बाद में बात करेंगे बेटे। इधर देखो एक बार दोबारा से, हमसे पूछा गया था सिंपल, देखो बेटा इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि जो है कि बेटे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो कर्व है बेटा, उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है सिग्मॉइड शेप। कैसा शेप होता है, सिग्मॉइड शेप। इसके अंदर हम दो वैल्यूज को हम देखते हैं बेटा, किस किस की, एक हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PaO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटे, 80 से 100 mmHg। उसके अलावा हम वाई एक्सिस पे क्या देखते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि कितना परसेंट ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है बेटा, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है बेटे, गैसेस से, ऑक्सीजन और CO2। तो कितना परसेंट हीमोग्लोबिन बाइंड किया किसके साथ बेटे, ऑक्सीजन के साथ, उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर, जैसे जैसे हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन क्या करेगा बेटे, बाइंड करेगा। वैसे वैसे आपको ये कर्व देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक इस क्वेश्चन, चलो इसके अंदर तो ये क्वेश्चन आ गया बेटे, ये सिंपल क्वेश्चन था। पूछा गया था कि ये जो कर्व है उसकी शेप कैसी होती है, एस शेप होती है। एस शेप का बना हुआ है, तो आंसर क्या था, सिग्मॉइड शेप। लेकिन इसके अंदर और भी क्वेश्चन आते हैं, आप ये चार्ट रिमेंबर रख लेना, याद रख लेना बेटे, कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है, अगर मान लो इसमें ये पूछा जाए कि राइट साइड शिफ्ट हो या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो, तो राइट साइड शिफ्ट और लेफ्ट साइड शिफ्ट किस केस में हो सकता है। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड शिफ्ट की, कर्व की जो लाइन है, एस शेप वाली जो लाइन है, वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे बेटे क्या, हम उसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। और ये किस केस में हो सकती है, इंक्रीज एफिनिटी फॉर O2। अगर O2 के लिए क्या बढ़ जाए बेटे, एफिनिटी बढ़ जाए। एफिनिटी का मतलब है कि जरा सा भी क्या बढ़ा, पार्शियल प्रेशर बढ़ा, तुरंत क्या हो गए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच हो गए हैं। लेकिन अगर नॉर्मली आप देखोगे तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, जब सैचुरेशन बढ़ता है। लेकिन अगर क्या हो कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो, शिफ्ट होने का मतलब क्या है, कर्व तेजी से ऊपर चला जाएगा पहले ही। इसका मतलब ये है कि एफिनिटी बढ़ गई O2 के लिए। और ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ना कब पसंद करता है, कौन से केस में, जब CO2 का लेवल क्या हो बेटा, कम हो, हाइड्रोजन आयन का लेवल क्या हो बेटा, कम हो, या फिर आप बोल सकते हो 2,3-DGP का बेटे लेवल कम हो गया हो, या टेम्परेचर कम हो गया हो, या फिर HbF। HbF का मतलब होता है बेटे फीटल हीमोग्लोबिन, यानी जो बच्चा फीटल लाइफ में होता है, जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एडल्ट का हीमोग्लोबिन और फीटस का अलग होता है बेटा। क्यों, क्योंकि एडल्ट वाले हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा चेन होती है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है उसमें अल्फा और गामा की चेन होती है प्रोटीन की। और जो बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन होता है फीटल लाइफ में, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन, उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा होती है एडल्ट हीमोग्लोबिन के मुकाबले। अगर लेकिन कर्व क्या है, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए राइट साइड शिफ्ट हो गया, तो इस साइड क्या हो रहा था, एफिनिटी बढ़ रही थी। अगर राइट हो गया मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, जब ऊपर जा रहा है कर्व, इसका मतलब क्या है कि एफिनिटी डिक्रीज हो गई है। क्या हो गई है बेटा, एफिनिटी डिक्रीज। एफिनिटी डिक्रीज किस केस में होती है, एफिनिटी डिक्रीज का मतलब कि अब हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, किस केस में, सबसे पहले CO2 का लेवल बढ़ गया हो। CO2 का लेवल बढ़ना मतलब CO2 का लेवल हाई होगा तब, या फिर हाइड्रोजन का लेवल बढ़ गया। देखो CO2 का, हाइड्रोजन का, इनका लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है बेटे, जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेफर करता है CO2 को या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड को, किसके मुकाबले ज़्यादा, ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा प्रेफर करता है इन्हें। तो एक बात याद आप रखना कि जैसे ही राइट शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा
की डिक्रीज हो गई एफिनिटी। कब होती है एफिनिटी डिक्रीज? जब CO2 बढ़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, 2,3-DGP बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से भी क्या होगा बेटे? एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये चार्ट याद रखना बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और कैसे याद रखना, इसको सिंपल सा एक और सुन लो, एक और बात। जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, उसके पार 4 फंक्शनल यूनिट होती है, 4 फंक्शनल यूनिट्स होती है। हीमोग्लोबिन है जो, एक हीमोग्लोबिन कितने से बाइंड करता है बेटे? जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है बेटे? 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ऐसी अगर मैं बात करूं एक और स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है बेटे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के अंदर कितनी फंक्शनल यूनिट होती है? एक फंक्शनल यूनिट होती है। कितनी फंक्शनल यूनिट होती है? एक फंक्शनल यूनिट। तो इसका मतलब है एक ही ऑक्सीजन से बाइंड करेगा एक टाइम पे मायोग्लोबिन। तो जो देखो, अभी तो ऑक्सीजन का कर्व पूछा था, ठीक है, किसमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेशन में। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछ रहे ना मायोग्लोबिन का कर्व बताओ, तो मायोग्लोबिन का जो कर्व होता है वो होता है हाइपरबोलिक कर्व। कैसा कर्व होता है? हाइपरबोलिक कर्व। क्यों होता है हाइपरबोलिक कर्व? क्योंकि मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक फंक्शनल यूनिट होती है। कितनी फंक्शनल यूनिट होती है? बस एक। तो बेटे इसका आंसर क्या था? दोबारा, ऑक्सीजन कर्व जो हीमोग्लोबिन है उसका कैसा शेप होता है बेटे? सिग्मॉइड शेप। और सिग्मॉइड को आप याद रखना कैसा शेप होता है? एस शेप। ठीक है, स्लोप नहीं होता बेटे, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होता। और पैराबॉलिक किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? पैराबॉलिक आपको देखने को मिलता है मायोग्लोबिन के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटे? मसल्स के अंदर होता है ये पिगमेंट, वहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करता है ये, लेकिन इसके अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है। जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी होती है? 4 फंक्शनल यूनिट होती है। हो गया? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड विल। कि अगर जो ब्लड है हमने फ्रेशली जो कलेक्ट करा है, अगर हम उससे कैल्शियम रिमूव कर दें, तो कैल्शियम के रिमूव करने से क्या होगा? क्या हमारा जो ब्लड क्लोटिंग होता था, ब्लड क्लोटिंग क्या होती है बेटे? ब्लड क्लोटिंग एक कैस्केड रिएक्शन है, मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है बेटे? फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, ताकि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल रप्चर हुई है उससे और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो सबसे पहले क्या डिले कर देगा ये क्लोटिंग में? दूसरा ऑप्शन प्रिवेंट क्लोटिंग, तीसरा ऑप्शन कॉज इमीडिएट क्लोटिंग, या फिर चौथा ऑप्शन प्रिवेंट हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या बताया आपने? ऑप्शन प्रिवेंट क्लोटिंग, बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर क्या होगा बेटे? प्रिवेंट क्लोटिंग। कि क्लोटिंग को होने से ही प्रिवेंट कर देगा। उसका रीजन क्या है? क्लोटिंग को प्रिवेंट होने से कैसे कर देगा? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो कैल्शियम जो है वो क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है। कैल्शियम क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है। कैल्शियम इज ए क्लोटिंग फैक्टर। कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर है और कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग में सीरीज ऑफ रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली समझाने की कोशिश करूं, मान लो कोई भी टिश्यू डैमेज हो, टिश्यू डैमेज हुआ, तो वहां से क्या रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू डैमेज यानी ब्लड वेसल्स जब डैमेज होगी तो उसकी वॉल से क्या निकलेगा बेटे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन भी एक क्लोटिंग फैक्टर है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास आता है कौन? कैल्शियम और अदर क्लोटिंग फैक्टर, और क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या बनाते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या काम होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का एक काम होता है, प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, सेकंड स्टेप, स्टेप 2, ये फर्स्ट स्टेप था बेटा, ये स्टेप 2, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? थ्रोम्बिन में। किसका कन्वर्ट कर देते हैं? थ्रोम्बिन। कौन कन्वर्ट कर देता है बेटा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जो ये थ्रोम्बिन है बेटा, स्टेप 3 के अंदर ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है? स्टेप 3, जो फिब्रिनोजन होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर,
उस फिब्रिनोजन को थ्रोम्बिन क्या करता है, किस में कन्वर्ट करा देता है बेटे, फिब्रिन, और फिब्रिन क्या करा देता है बेटा, ब्लड को क्लोट। फिब्रिन होते हैं फाइबर्स जो ब्लड को क्या कर देते हैं बेटा, क्लोट बना देते हैं। अब इधर देखो बेटा, जो थ्रोम्बिन है इसकी मदद किसने की बेटे, कैल्शियम ने। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किसने बनाने में मदद की, कैल्शियम ने। अगर कैल्शियम ना होता तो क्या होता बेटे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं बनता। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं बनता तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं कन्वर्ट होता। थ्रोम्बिन नहीं कन्वर्ट होता तो थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। फिब्रिन बना रहा है आगे जाके बेटे क्लोट बना रहा है। क्या बना रहा है, क्लोट। इसका मतलब है कैल्शियम एक क्लोटिंग फैक्टर है। अगर कैल्शियम को ब्लड से रिमूव कर दिया जाए तो ब्लड क्लोटिंग की जो रिएक्शंस होती है बेटे, वो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था बच्चे कि अगर आप क्या करते हो, कैल्शियम को रिमूव कर देते हो फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड से, तो उससे क्या हो जाता है बेटे, प्रिवेंट क्लोटिंग। तो वो क्लोटिंग को क्या कर देता है, प्रिवेंट, डिले नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसको हटा देंगे तो ऐसा नहीं है रिएक्शन हो जाएगी आगे, डिले नहीं होगा। या फिर इमीडिएट क्लोटिंग, इमीडिएट क्लोटिंग कैसे होगी, क्लोटिंग तो कैल्शियम करवा रहा है। या फिर प्रिवेंट हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेंट क्लोटिंग, की ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे क्लोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिब्रिन में नहीं हुआ, और फिब्रिन ही ब्लड को क्लोट करता है। चलो एक और चीज़ सुन लो बेटा, एक सुनो, इसका क्लिनिकल यूज़ भी होता है। एक मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ठीक है, क्लिनिकल यूज़। देखो कभी भी याद है आपको, हम लोग जब भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमें अगर ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमें उसको क्लोट से बचाना है तो उसके अंदर EDTA ऐड किया जाता है या सोडियम सिट्रेट ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, सोडियम सिट्रेट, ऐड सोडियम सिट्रेट। और EDTA की जो बाइल होती है ना बेटे, जिसमें ब्लड कनेक्ट करते हैं, EDTA, ये क्या काम करते हैं, सोडियम सिट्रेट और EDTA, ये यही काम करते हैं बेटा। ये एक तरीके के चिलेटिंग एजेंट होते हैं। कैसे एजेंट होते हैं ये, चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट। ये चिलेटिंग एजेंट क्या काम करते हैं, बाइंड करते हैं। चिलेटिंग का मतलब ये क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। किससे बाइंड करेंगे, बाइंड टू कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस को बाइंड कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुन लो, ये क्लिनिकल यूज़ में क्या बता रहा हूँ बेटे। जब भी हम ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो ब्लड का जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वाइल, जब हम जिसके अंदर वाइल के अंदर ब्लड डालते हैं, उस वाइल के अंदर EDTA होता है या सोडियम सिट्रेट। ये क्यों ऐड करा जाता है उन वाइल के अंदर, क्योंकि ये चिलेटिंग एजेंट होते हैं। ये किससे बाइंड करते हैं, कैल्शियम आयन से। जब कैल्शियम आयन से बाइंड करेंगे तो ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा, प्रिवेंट क्लोटिंग, प्रिवेंट क्लोटिंग। इसलिए हम EDTA और ये बेटे सोडियम सिट्रेट क्या करते हैं, ऐड करते हैं वाइल्स के अंदर। क्योंकि अगर ये कैल्शियम आयन से बाइंड हो गया तो कैल्शियम ही नहीं है ब्लड क्लोटिंग की सीरीज ऑफ रिएक्शंस को कराने के लिए। ठीक है, ये था बेटा हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या था बेटे, प्रिवेंट क्लोटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, विच इज द टिपिकल यूरिन कलर इन द हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि कोई एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके यूरिन का क्या कलर होगा, वाइट, ठीक है, रेडिश येलो, ब्राउन, या फिर लाइट येलो। ठीक है, बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा। चलो वाइट पे तो मैंने खुद ही गलत कर दिया, वाइट का आंसर नहीं है। बताइए बाकी 3 ऑप्शंस में इसका क्या आंसर होगा, बताओ भव्य बेटा इसका आंसर क्या होगा। बोलो खुशी बच्चे, लाइट येलो। इसका आंसर क्या होगा बेटे, लाइट येलो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, लाइट येलो। अब क्यों होगा लाइट येलो कलर, ठीक है, यूरिन का कलर वाटर की तरह क्यों नहीं होता, ट्रांसपेरेंट, या फिर आप बोलो रेडिश येलो क्यों नहीं होता, ब्राउन क्यों नहीं होता। अब देखते हैं, चलो सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, जो यूरिन है इसको फॉर्म कौन करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है किडनी। कौन फॉर्म करता है यूरिन को, किडनी। अब किडनी फॉर्म करती है यूरिन को किससे, ब्लड को फिल्टर करके। एक दिन में किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना होता है बेटे, 180। कितना होता है, 180 लीटर। ठीक है, यानी किडनी एक दिन में 180 लीटर के हिसाब से ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट होता है। लेकिन क्या इतना यूरिन फॉर्म होता है पर डे, नहीं। 180 लीटर फिल्ट्रेशन में से ना 99% चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्ब। और बस 1% है जो एक्सक्रीट होता है एज यूरिन। जो 1% है, ओनली 1% एक्सक्रीट एज यूरिन,
ओनली 1% एक्सक्रीट होता है एज यूरिन, और 1% कितना बेटे, लगभग 1500 ml, यानी 1.5 लीटर के लगभग, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरिन की। यहाँ पे यूरिन का कलर पूछा है। सबसे पहले यूरिन का अगर कलर जानना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूरिन का कंपोजिशंस, कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सबसे कॉमन चीज़ वाटर, ठीक है। कितना % वाटर होता है बेटा, 96% क्या होता है, वाटर होता है। कितना % वाटर होता है बेटे, 96। उसके बाद क्या होता है बेटे, यूरिया, क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया, कितने % होता है बेटा, 2%। उसके बाद होते हैं बेटे अदर्स, अदर्स कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2%। और अदर्स के अंदर क्या आता है बेटे, क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा बेटे जो भी अलग वेस्ट होते हैं, आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, या फिर बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयन, ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं बेटे, अदर्स में। क्लियर है। और यहाँ पे एक और सुन लो, यूरिन के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है यूरोबिलिनोजन। क्या नाम होता है, यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन क्या करता है, प्रोवाइड कलर एंड ऑर्डर टू यूरिन, कि जो यूरिन है ना उसे कलर और ऑर्डर यानी कलर और स्मेल प्रोवाइड करता है यूरिन को, कौन, यूरोबिलिनोजन नाम का पिगमेंट। जो यूरोबिलिनोजन पिगमेंट है बेटा, ये यूरिन है ना, जो यूरिन का अभी आंसर क्या था, लाइट येलो, वो जो लाइट येलो कलर आ रहा है ना यूरिन का, वो इस पिगमेंट की वजह से आ रहा है, यूरोबिलिनोजन की वजह से। और जो यूरिन की जो स्मेल होती है बेटा, ऑर्डर जो होता है, वो भी कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, यूरोबिलिनोजन। मेन क्वेश्चन है ये यूरोबिलिनोजन पिगमेंट कहाँ से आया, तो ध्यान से सुनना। आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी जब ब्रेकडाउन करती है, आरबीसी जब टूटती है तो उससे क्या निकलता है बेटे, हीमोग्लोबिन। क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, ये भी आगे क्या करता है, ये भी ब्रेकडाउन होता है। हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होता है, 2 ग्रुप बनते हैं इसके, हीमे पार्ट और ग्लोबिन। ग्लोबिन कौन सा पार्ट है बेटे, प्रोटीन वाला पार्ट है। ग्लोबिन से कितनी निकलती है बेटा, 2 अल्फा की चेन 2 अल्फा चेन निकलती है और 2 बीटा चेन निकलती है, प्रोटीन की, अमीनो एसिड से बनी हुई। अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अगर हीमे पोर्शन की बात करें तो ये क्या कंटेन करता है बेटे, 4 आयरन कंटेन करता है और इसके साथ साथ 4 प्रोटोफोरफायरिन रिंग, 4 फायरिन रिंग, यानी प्रोटोफोरफायरिन से बनी हुई बेटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये जो आयरन है Fe, इसके ऊपर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये तो हो गया बेटे आयरन, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये हो गई बेटे प्रोटोफोरफायरिन रिंग। चलो आगे बात करते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटे, हीमे ग्रुप और ग्लोबिन से बना होता है। हीमे किससे बना होता है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग से। लेकिन जब बेटे हीमोग्लोबिन टूटने लगता है तो ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। प्रोटीन का जो अल्फा और बीटा चेन है, इनका दोबारा इस्तेमाल हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर लिवर के पास चले जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। लेकिन बात करते हैं इसकी, आयरन भी हमारे लिवर्स के पास स्टोर हो जाता है, बोन मैरो के पास चला जाता है, नए आरबीसी को बनाने में मदद करता है। लेकिन जो ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग है बेटे, इसको एंजाइम्स ब्रेक करते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, किसमें, बिलीवर्डिन के अंदर। किसमें ब्रेक करते हैं बेटा, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन क्या ऐसा कलर का पिगमेंट होता है बेटा, ग्रीन कलर का। कैसा कलर का, ग्रीन कलर पिगमेंट। बिलीवर्डिन को, बिलीवर्डिनेस जो एंजाइम है वो इसे तोड़ता है, किसमें कन्वर्ट करता है, बिलीरुबिन में। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कैसे कलर का पिगमेंट है, येलो कलर का। कैसे कलर का, येलो कलर पिगमेंट। यहाँ तक सुन लो बेटा दोबारा से। आरबीसी टूटेगा तो उससे हीमोग्लोबिन निकलेगा। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो बेटे उससे प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, उससे क्या बनेगा, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन कैसे कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट। बिलीवर्डिन से क्या बनेगा, बिलीरुबिन। किससे बना बेटे, बिलीवर्डिनेज एंजाइम से। कैसे कलर का होता है बेटे, येलो कलर का पिगमेंट।
अगर तुमने बिलीरुबिन का नाम नहीं सुना तो सुन लो, येलो कलर का पिगमेंट है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनता है। अगर हमारी बॉडी में कभी भी बिलीरुबिन का लेवल हाई होगा तो बेटे हमें कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? जॉन्डिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जॉन्डिस। तो आगे सुनो क्या हुआ। अब ये जो बिलीरुबिन था बेटा, बिलीरुबिन था, येलो कलर का पिगमेंट था, लेकिन ये बिलीरुबिन कैसा था बेटे? अनकॉन्जुगेटेड था। कैसा था? अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड अगर मैं बहुत सिंपली बोलूँ तो यहाँ पे ये वाटर में डिजोल्व नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो अब इस बिलीरुबिन को बाइंड किया गया किसके साथ? बाइंड विद एल्बुमिन। बाइंड विद एल्बुमिन। एल्बुमिन नाम का जो प्रोटीन होता है हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन है बेटे, ठीक है, एल्बुमिन। ये एल्बुमिन क्या करता है? अपने साथ बिलीरुबिन को बाइंड करता है और कहाँ लेके जाता है? टेक्स टू लिवर। टेक्स टू लिवर। लिवर क्या काम करता है बेटे? लिवर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाता है। लिवर क्या करता है? अनकॉन्जुगेटेड से बिलीरुबिन को कैसा बनाता है? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। क्या होता है बेटे? वाटर सॉल्युबल। यहाँ पे बिलीरुबिन कैसा बन जाता है? वाटर सॉल्युबल। कैसा बन जाता है? वाटर सॉल्युबल। अब होगा क्या? ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये कहाँ जाएगा बेटे? ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन विद बाइल जूस। विद बाइल जूस। बाइल जूस के साथ कहाँ जाता है बेटे? जब भी हम खाना खाते हैं तो लिवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस। और बाइल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है? बिलीरुबिन। तो बाइल जूस के साथ साथ बेटे ये कहाँ जाएगा? सिक्रेटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है। बिलीरुबिन को इंटेस्टिनल एंजाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं दो पार्ट में। एक होता है यूरोबिलिनोजन और एक पार्ट बन जाता है स्टरकोबिलिन। क्या बन जाता है? स्टरकोबिलिन। स्टरकोबिलिन जो होता है बेटा ये होता है वाटर इनसॉल्युबल, और जो यूरोबिलिनोजन होता है ये होता है वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब क्या है? जो यूरोबिलिनोजन है वो पानी में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब फूड को रीएब्जॉर्ब करती है ना, न्यूट्रिशन को, तो उनके साथ साथ बेटे यूरोबिलिनोजन भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। और फिर ब्लड किसके पास जाता है बेटे? किडनी के पास। यूरोबिलिनोजन किसके पास जाता है? किडनी के पास। और किडनी के अंदर बेटे यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है। यूरिन को क्या देता है बेटा? कलर देता है। कौन? यूरोबिलिनोजन। कैसे पहुंचा किडनी तक बेटा? ब्लड के वजह से पहुंचा। किसकी वजह से पहुंचा? ब्लड। और ब्लड के पास कैसे पहुंचा ये बेटे? वाटर सॉल्युबल था, इसलिए रीअब्जॉर्ब हो गया था। लेकिन बात करें स्टरकोबिलिन की बेटे, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल। तो इसका मतलब है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और आगे जाकर के फीसिस के अंदर ऐड हो जाएगा। जो फीसिस होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे यूरिन का कलर कौन प्रोवाइड कर रहा था? यूरोबिलिनोजन। ऐसे फीसिस का जो कलर होता है डार्क ब्राउन कलर, ठीक है, और उसकी जो स्मेल होती है उसको कौन प्रोवाइड करता है? स्टरकोबिलिन। कौन प्रोवाइड करता है बेटा? स्टरकोबिलिन। कौन प्रोवाइड करता है? स्टरकोबिलिन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? लाइट येलो कलर, ठीक है। यूरोबिलिन किसकी वजह से बेटा? यूरोबिलिनोजन की वजह से ब्राउन कलर नहीं होता है, रेडिश येलो कलर भी नहीं होता। अगर रेडिश येलो कलर है तो बहुत ज़्यादा चांस है किडनी की कोई डिसीज़ है जिसके अंदर यूरिन के अंदर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी भी आ गई है, इसलिए रेडिश कलर होता है। और अगर रेडिश कलर है तो वो एबनॉर्मलिटी को दर्शाता है। नॉर्मल तो यूरिन का कलर लाइट येलो होता है, याद रखना। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, इन ह्यूमंस आफ्टर द फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन मेल जर्म सेल्स, जो मेल जर्म सेल्स होती है, ठीक है, जो मेल जर्म्स होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के बाद क्या बनाते हैं बेटे? स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, क्या बोला आंसर बेटे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले, देखो बहुत सिंपल एंड शॉर्ट में बताता हूँ बेटा। सबसे पहले क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन सर्टोली सेल, प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी,
कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस में। होता क्या है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का माइटोटिक डिवीजन होता है। जब माइटोटिक डिवीजन होता है सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, मेल जर्म सेल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर। सबसे पहले इनका क्या होता है बेटे, माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस। जब माइटोसिस खत्म होता है बेटे, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होता है बेटे? मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 पूरा होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चलो और आगे सुनो, अब मियोसिस 1 के बाद क्या आएगा? मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे? स्पर्मेटिड्स में। किस में? स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? इमेच्योर स्पर्म। स्पर्मेटिड्स कौन सी रिएक्शन में जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो जाता है बेटे? ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर स्पर्म बन जाता है, मैच्योर स्पर्म। और मैच्योर स्पर्म को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे देखो क्या है, मियोसिस 1 के बाद क्या बना? मियोसिस 1 के एंड पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस 2 के बाद क्या बना बेटे? मियोसिस 2 के बाद बना स्पर्मेटिड्स। माइटोटिक के बाद क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, माइटोसिस जब पूरा हुआ था तो क्या बना बेटे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब मियोसिस 1 पूरा हुआ, मियोसिस 1, तो क्या बना ये? मियोसिस 1 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब मियोसिस 2 पूरा हुआ, मियोसिस 2, तो क्या बना ये? मियोसिस 2 के बाद बेटे स्पर्मेटिड्स। क्या बना? स्पर्मेटिड्स, इमेच्योर स्पर्म। और स्पर्मियोजेनेसिस रिएक्शन में जाने के बाद स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हुआ बेटे? स्पर्मेटोजोआ में। तो हमसे ऑप्शंस में क्या पूछा है बेटे? हमसे ऑप्शन में ये पूछा है कि ह्यूमंस में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस यानी मियोसिस 1 के बाद जो मेल जर्म सेल्स था वो क्या बनेगा? अभी हमने पढ़ा था कि माइटोटिक के बाद तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी बनता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? सेकेंडरी। अच्छा और सुनो, मियोसिस 2 के बाद क्या बनेगा? मियोसिस 2 के बाद बनेगा स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स कब बनेगा? आफ्टर मियोसिस 2, आफ्टर मियोसिस 2। अगर पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा मियोसिस 2 के बाद किसमें कन्वर्ट होगा मेल जर्म सेल? स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है बेटे? स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स होती है, जो अभी क्या है बेटे? स्टार्ट करेंगे डिवीजन। ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कब बनता है बेटे? आफ्टर माइटोसिस, आफ्टर माइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्पीसीज है ना बेटे, उसका कंजर्वेशन करना, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको बचा करके रखना और उसको ग्रो कराना। ठीक है, तो हम उसको अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करें, अगर हम उसका कंजर्वेशन करते हैं नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जहाँ पे वो स्पीसीज पाई जाती थी ओरिजिनली, अगर हम उसी के हैबिटेट में उसे क्या करते हैं बेटे? प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? इन सिटू, एक्स सिटू, क्रायो प्रिजर्वेशन या फिर ऑफ साइट। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा कि जो बेटे कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है इन सिटू और एक हो सकता है बेटा एक्स सिटू। इन सिटू और एक्स सिटू, इसका सबसे सिंपल मीनिंग मैं बताता हूँ बेटे। इन सिटू का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट
और ओरिजिनल प्लेस। बेटे जो स्पीसीज़ की ओरिजिनल प्लेस है या जो उनका हैबिटेट है जहाँ पे वो स्पीसीज़ पाई जाती है, उनका वहीं पे संरक्षण करना या कंजर्वेशन करना क्या कहलाता है बेटे? इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर हम किसी स्पीसीज़ को ले करके दूसरी जगह कन्वर्स करें, ठीक है, दूसरी जगह उसका संरक्षण करें, ठीक है, टेक स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, स्पीसीज को लेना बेटे, टेक स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट से, एंड कंजर्वेशन इन डिफरेंट प्लेस, कंजर्वेशन इन डिफरेंट प्लेस, और डिफरेंट प्लेस में उसका क्या करना बेटे? कंजर्वेशन करना। ये क्या कहलाता है बेटे? एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या कहलाता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसके मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ के क्या आता है बेटे? आपने अगर सुना हो, ठीक है, एक मिनट बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो सबसे पहला है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन स्पीसीज प्रोटेक्ट की जाती है, कंजर्व की जाती है उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में। इसका एग्जांपल क्या है बेटे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है बेटे? नेचुरल पार्क्स बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि हमारे में नेशनल पार्क्स बने, जैसे जिम कॉर्बेट नाम सुना आपने? जिम कॉर्बेट, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई है भरतपुर में, ठीक है। तो लिख लो इसका एग्जाम्पल, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यानी कि एक फॉरेस्ट का एरिया था बेटे, उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। वहाँ पे हंटिंग वगैरह इलीगल है। वहाँ पे क्या है, जो स्पीसीज, जो एनिमल्स की वहाँ पाई जाती थी, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्टेड है और वहीं पे ग्रो कर रही है। उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन इन सिटू। नेशनल पार्क, इसका एग्जाम्पल नेशनल कौन सा एग्जाम्पल लिख लेना? जिम कॉर्बेट। ये भी याद रखना, क्या पता पूछ ले, नेशनल पार्क एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे प्रेजेंट है बेटे? एक एग्जाम्पल है भरतपुर, ठीक है। या फिर बायोस्फीयर्स। बायोस्फीयर्स में क्या आता है बेटे? बायोस्फीयर्स के अंदर आता है नीलगिरी। क्या आता है? नीलगिरी। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से लिया है और उनको प्रोटेक्ट किया गया या कंजर्व किया गया, उनका संरक्षण किया गया दूसरी जगह पर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटे आपका जू, एक्वेरियम, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो बोटानिकल गार्डन्स, बोटानिकल गार्डन्स, ठीक है, ओके, या फिर सीड बैंक्स, ठीक है। वो किसके अंदर आते हैं बेटे? एक्स सिटू के अंदर। और अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था बेटे? हमारा क्वेश्चन ये था कि कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि मतलब स्पीसीज का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन करना, उनको संरक्षण करना, कहाँ पे? उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में, जहाँ पे वो पाई जाती थी, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट में क्या कहलाता है बेटे? इन सिटू कंजर्वेशन। क्या कहलाता है? इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कहाँ पे होता है बेटे? हम स्पीसीज को दूसरी प्लेस पे प्लेस करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्स सिटू का एग्जाम्पल जूज हैं, एक्वेरियम्स है, बॉटेनिकल गार्डन्स है, प्लांट बैंक्स है, सीड्स बैंक है। और ऑफ साइड बेटे इसका आंसर नहीं होगा, ऑफ साइड का लेना देना नहीं है कंजर्वेशन से। और क्रायो प्रिजर्वेशन, चलो क्रायो प्रिजर्वेशन याद रखना कि जब आप बहुत कम टेम्परेचर पे किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हो, ठीक है, जैसे आप लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हो प्रिजर्व करने के लिए, इसको बहुत लो टेम्परेचर पे, कोल्ड टेम्परेचर का यूज़ करते हो, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। यहाँ पे हमसे कंजर्वेशन पूछा था, क्या आंसर होगा बेटा इसका? इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, कि फिजिकल एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है। जैसे बायोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर आता है इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट की स्टडी करना, उसके अंदर ये पूछा गया है बेटा इनमें से कौन सा फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। जैसे क्या एग्जांपल्स है? टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है फिजिकल एनवायरनमेंट का? तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, इकोलॉजी।
ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर भी हम बात करें एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट की। और एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट या फिर एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स, वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स या हम जिन्हें बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स। दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। कौन से होते हैं दूसरे, बायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बायोटिक कंपोनेंट्स और ये जो एबायोटिक है, चलो दोबारा से सुनो। जो ये क्वेश्चन था वो इकोलॉजी से है, इकोलॉजी के अंदर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उनमें से कौन सा पार्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स का नहीं था। तो ध्यान से सुनो, एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आ सकते हैं, ध्यान से सुनना, एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी फिजिकल कंपोनेंट्स क्या आ सकते हैं, सॉइल आ सकती है, सॉइल इज एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट। पीएच आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, ह्यूमिडिटी आ सकती है, वाटर आ सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और अगर हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में ये याद रखना, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सारे किसका पार्ट होते हैं बेटे, बायोटिक कंपोनेंट्स का। जब मैं बात कह रहा हूँ ना ऑल ऑर्गेनिजम्स की, तो मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं बैक्टीरिया को भी बात कर रहा हूँ, मैं फंगस की भी बात कर रहा हूँ, फंगाई की भी, मैं प्रोटोजोआ की भी बात कर रहा हूँ, मैं ह्यूमंस की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स है ये सब किस में आते हैं बेटे, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमसे क्वेश्चन में बेटे पूछा ये गया था कि विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि ए बायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, ए बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। तो टेम्परेचर तो था फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट, लाइट भी था, ह्यूमिडिटी भी था। कौन सा नहीं होता पार्ट, ऑर्गेनिज्म। कौन सा नहीं होता पार्ट, ऑर्गेनिज्म। जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट का। किसका पार्ट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट का, ठीक है। ए बायोटिक का कौन पार्ट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बेटे बहुत आसान, सिलेक्ट द पेयर दैट कंटेन्स ओनली वायरल डिसीजेस। इसमें से हमें वो पेयर सिलेक्ट करने हैं जो वायरल डिसीजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला ये डिसीजेस के नाम लिखे, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके नाम लिखे हैं बच्चों, ये डिसीजेस के नाम लिखे हैं। कोलेरा भी डिसीज़ है, टाइफाइड भी डिसीज़ है। लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ए एंड बी यानी ये दोनों, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो वायरल डिसीजेस का नहीं है, सॉरी, सिलेक्ट द पेयर दैट कंटेन्स वायरल डिसीज। कौन से ऐसे पेयर है जो सिर्फ वायरल डिसीजेस होती है, जिनसे क्या होती है, वायरल डिसीजेस। क्या आंसर क्या बोला बेटे आपने, बहुत AMP, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, 100%। क्यों, देखो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, ये जो चारों डिसऑर्डर्स है या डिसीजेस हैं, मैं बोलता हूँ ये वायरल डिसीजेस है, क्योंकि इनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, एक वायरस है। कौन सा वायरस है, हर्पेक्स का है HSV, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस। इन्फ्लुएंजा का इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। जो स्मॉल पॉक्स है बेटे उसका भी क्या है, वायरस है। जो मम्स है उसका भी बेटे क्या है, वायरस है। अब कौन सा वायरस है, मम्स का, स्मॉल पॉक्स का, उसका याद रखना, ठीक है। जो मम्स कॉज करने वाले वायरस है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। स्मॉल पॉक्स करने वाले वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, ठीक है। उसके बाद हर्पेक्स करने वाले का नाम क्या है, HSV, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस। इन्फ्लुएंजा करने वाले का नाम तो इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, बस इन्फ्लुएंजा के अलग अलग टाइप होते हैं, A, B और C। तो हमारा ऑप्शन ये सही था, दोनों A और B दोनों क्या है, वायरल डिसीजेस है। तो बचता है हमारा कॉलरा और टाइफाइड। चलिए इनकी भी बात करते हैं। कॉलरा क्या होता है बेटे, डायरियल डिसीज होती है, ठीक है।
कॉलरा एक डिसीज है जिसके अंदर पर्सन को प्रिफ्यूज डायरिया आता है। टाइफाइड आपने सुना होगा सबने टाइफाइड फीवर के बारे में। ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से नहीं, ये दोनों होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। कॉलरा को करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बेटे? कॉलरा को करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कॉलेरा। क्या नाम होता है? विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया नाम है बेटे बैक्टीरिया का, विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो मतलब कॉमा जैसी शेप होती है उस बैक्टीरिया की। जो टाइफाइड है, टाइफाइड को करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी या टाइफस, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये बेटे। दोनों की दोनों बीमारियां किस वजह से हुई है? बैक्टीरिया से। तो आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी बेटे वायरल डिसीजेस होती है, कौन? ये है स्मॉल पॉक्स, हर्पेक्स और इन्फ्लुएंजा, ये सारी वायरल डिसीजेस है। तो बेटे ये कुछ थोड़े से क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के, ठीक है। आप ऐसे ही बेटे अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको आपके दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस कराएंगे, फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। और पीपीएमईटी के एग्जाम्स के अंदर जैसे आपके कुछ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन है बेटे तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बेटे ऑल द बेस्ट, गुड लक।